अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग रिमेनिंग पोर्शन डिस्कस करेंगे PPHI टेस्ट का, जो हमने डिफरेंट क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं प्रीवियस जितने भी टेस्ट हुए हैं PPHI के। ये जनरल नॉलेज का जो हमारे पास ये जनरल पोर्शन है, उसमें जनरल नॉलेज में कुछ सवाल आए हुए हैं, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसने बनाई थी, किन शी होंग। उसके अलावा 11th जो है लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है दुनिया में, मैक्सिको। फिर इंग्लिश में कुछ सवाल थे ग्रामेटिकल या वर्ड मीनिंग से रिलेटेड, जनरल कंप्यूटर से रिलेटेड, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल Z अंडो, कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल P प्रिंट। इस तरह के जो है ना शॉर्ट कीज़ आए हुए थे, या MS वर्ड एक्सेल की कुछ शॉर्ट कीज़ जैसे Shift+F12 डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, या एक्सेल की फ़ाइल को सेव करने के लिए, Ctrl+F6 जब भी जो है ना विंडो को स्विच करना हो दूसरे डॉक्यूमेंट विंडो की तरफ या दूसरी एक्सेल की विंडो की तरफ, तो उसके लिए Ctrl+F6। Alt+F4 जो है क्विट करने के लिए, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है या एक्सेल शीट है उसको क्विट करने के लिए। Ctrl+F4 वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करने के लिए, या वर्कबुक विंडो जो है उसको क्लोज़ करने के लिए। F4 रिपीट करता है लास्ट कमांड या लास्ट एक्शन जो भी आपने किया होता है। ये कुछ जो है इसी के अंदर लिंक्स भी हैं जिनको आप फॉलो करेंगे। मैं ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, मैसेज कर दीजिएगा, तो यहाँ से आप फर्दर कीज़ भी देख सकते हैं MS वर्ड की या एक्सेल की। फार्मेसी के पोर्शन में हॉस्पिटल फार्मेसी का कुछ जो है फुल फॉर्म्स हमें पूछी हुई है। फीफो FI वाला अगर है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FE वाला है फीफो तो फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। GRN गुड रिसीव्ड नोट, जो भी गुड्स आती हैं उनका रिसीविंग नोट एक बनता है। ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। PO परचेस ऑर्डर। रूम टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है, अक्सर हम कहते हैं कि रूम टेम्परेचर पे दवाएं रखें, तो 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रूम टेम्परेचर होता है। फिर इसके अलावा रेफ्रिजरेट टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। वैक्सीन्स या इंसुलिन को किस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, वैक्सीन या जितनी भी हमारे पास इंसुलिन की प्रिपरेशंस हैं सारी मोस्टली जो है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रखी जाती है, रेफ्रिजरेट कहते हैं। इनवॉइस का मतलब क्या है, इनवॉइस का मतलब है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो चार्ज करे कस्टमर को, कोई भी जो गुड्स है या सर्विस है हॉस्पिटल ने प्रोवाइड की, उनके लिए जब भी कस्टमर को चार्ज किया जाता है उसका जो डॉक्यूमेंट बनता है उसे कहते हैं इनवॉइस। इंडेंट होता है हमारे पास ऑफिशियल ऑर्डर या रिक्वेस्ट, मेडिसन और सप्लायर्स के लिए मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर से या जो भी आपके सप्लायर होते हैं वहाँ से जब हमें ऑर्डर करना होता है, रिक्वेस्ट करनी होती है, तो उसके लिए बनता है इंडेंट। रेफ्रिजरेट आइटम कौन कौन से हैं इनमें से, एंटी रेबीज़ वैक्सीन, टेटनस एंटीटॉक्सिन, एंटी वेनम, इंसुलिन। तो ये सारे के सारे हमारे पास रेफ्रिजरेट आइटम है, इसीलिए लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। इसके अलावा कूल प्लेस रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए नॉर्मली, या किससे एक्सीड ना करें, 8 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी हम बात करें कूल प्लेस की तो इतना नॉर्मली टेम्परेचर हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि अगर एक ड्रग एक्सपायर होनी है जनवरी 2022, तो इसका मकसद क्या है कि इसका यूज़ हम कब स्टॉप करेंगे। अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन होती है तो उसका मकसद होता है इस मंथ की लास्ट डेट, जिस भी मंथ का मेंशन किया हो, तो यहाँ पे जनवरी 2022 है तो इसके अकॉर्डिंग 31 जनवरी 2022 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसको जो है हम इसका स्टॉप कर देंगे, मेडिसिन का जो भी होगी ड्रग एक्सपायर हुई है 31 जनवरी के बाद उसका जो है यूज़ स्टॉप करना है। सप्लाई चेन का मकसद क्या है, सप्लाई चेन जो पूरा प्रोसेस है, मैन्युफैक्चर, स्टॉक या डिलीवर करना जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं पेशेंट को, ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो सप्लाई चेन कहलाता है। श्रिंकेज कॉस्ट किस वजह से होती है, श्रिंकेज कॉस्ट जो है वो क्लेरसेल एरर की वजह से होती है। फिर फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल फार्मेसी से कुछ सवाल है हमारे पास। एंटीडोट्स बेंजोडाइजेपिन्स का फ्लूमाज़ाइनिल है, इसके अलावा एट्रोपिन के लिए फाइजोस्टिगमिन है, ओपियाइड्स के लिए हमारे पास नेलोक्सोन है, कॉपर, लेड और मेटल पॉइजनिंग के लिए पेनिसिलामाइन। ये सारे के सारे जो प्रीवियसली सवाल आए हुए थे एंटीडोट से रिलेटेड हमने एक ही जगह बना लिए हैं। इसके अलावा कुछ क्लासिफिकेशंस, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, उसमें हमारे पास रेगुलर ह्यूमिलिन आर या
नोवलिन आर आ जाती है। स्पाइरोनोलेक्टोन किस क्लास से बिलोंग करता है? स्पाइरोनोलेक्टोन जो है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ज़ेफिरलुकास्ट किस क्लास से बिलोंग करता है? ज़ेफिरलुकास्ट जो है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इसके अलावा एलोपिरिनोल की अगर बात करें तो वो किस क्लास से बिलोंग करता है? ये जो है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स है। मिथोट्रेक्सेट की अगर हम बात करें तो मिथोट्रेक्सेट जो है हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स से बिलोंग करता है। एंटी मेटाबोलाइट्स या जो कैंसर की ट्रीटमेंट में हमारे पास यूज़ होती हैं मिथोट्रेक्सेट। फिर इसके अलावा इस्टाप्राजोलाम ये बेंजोडाइज़ेपीन क्लास से बिलोंग करता है। लिसिनोप्रिल वाली जितनी भी फैमिली आ जाती है ऐसी इनहिबिटर्स एंटी हाइपरटेंसिव में। लोजार्टान हमारे पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। आब्स सार्टान वाले जितने भी आ जाते हैं ये भी एंटी हाइपरटेंसिव की क्लास हमारे पास। टोब्रामाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। इसके अलावा मेबेंडाजोल जो है एंथलमेंटिक है। अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल कॉमनली वर्म्स वगैरह के लिए जो यूज़ किया जा रहा होता है। एल्प्राजोलाम हमारे पास बेंजोडाइज़ेपीन्स क्लास से बिलोंग करता है। फिर कुछ जेनरिक नेम प्रीवियसली पूछे हुए हैं ड्रग्स के, जैसे रास्ट है, सिट्रीजीन है उसका जेनरिक नेम, लॉप्रिन है उसका जेनरिक नेम एस्प्रिन है, कॉनकोर के अंदर जेनरिक बिस्प्रोलोल है, जेनेक्स अल्प्राजोलाम। इंड्राल अगर बात करें तो प्रोपेनोलोल। सेप्ट्रान के अंदर ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथॉक्साजोल होता है। बस्कोपान के अंदर स्कोपोलामाइन है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इंसुलिन के लिए? इंसुलिन जब भी देखें तो इंसुलिन जो है सबक्यूटेनियसली हम दे रहे होते हैं। नियोनेट का मकसद क्या होता है? टर्म नियोनेट की अगर बात करें तो बर्थ से लेकर 28 डे तक जो बच्चे होते हैं उन्हें हम नियोनेट्स कहते हैं। प्यूपिल की डायलेशन जो होती है, आई के अंदर प्यूपिल है वो जब भी डायलेट हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं माइड्रियासिस। मियोसिस जबकि उसका उल्टा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। ज़ैडोविडीन जो है उसका डोज क्या है हमारे पास? ओरली अगर दें तो 300 mg ओरली ट्वाइस अ डे दी जाती है, जबकि आईवी रूट के थ्रू 1 mg पर kg आईवी दी जाती है इन्फ्यूज़्ड ओवर 1 आवर एवरी 4 आवरली। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड फिर कुछ प्रीवियसली सवाल आए हैं। टेट्रासाइक्लिन किस का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन? टेट्रासाइक्लिन जो है वो 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होती है। उसके बाद ये जो है फिर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। ट्रांसलेशन स्टेप जब इनहिबिट हो जाता है तो अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती। लोकल एनेस्थेटिक जो है वो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सोडियम आयन का इन्फ्लक्स नहीं होता तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पा रहा होता, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो वो फिर नर्व्स तक प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर एक ड्रग जिसका सेम काइनेटिक इफेक्ट है सब रिसेप्टर्स के ऊपर तो उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एगोनिस्ट। फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड कुछ सवाल है हमारे पास। कार्स इंडेक्स रेशो जो यूज़ किया जाता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? वो फ्लोएबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी पाउडर्स की जब देखनी होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। हॉस्नर्स रेशो किस चीज़ से एक्सप्रेस किया जाता है? टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी, वो जो है हमें हॉस्नर्स रेशो शो करता है। बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी में डिफरेंस क्या है? बल्क डेंसिटी जो है पाउडर का मास उसकी लूज़ स्टेट में हमें बताती है कि इस लूज़ स्टेट में अगर कोई पाउडर मौजूद है तो उसका क्या मास है टोटल, जबकि टैप डेंसिटी जो है ना वो कॉम्पैक्ट करने के बाद, जब भी पाउडर को कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है टैपिंग के थ्रू या वाइब्रेशंस के थ्रू, बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो गया, फिर उसका क्या मास है वो हमारे पास टैप डेंसिटी होती है। सिरप के अंदर ज़्यादातर जो है ना कौन सा सिरप यूज़ होता है टैबलेट की कोटिंग के लिए? तो सक्रोज सिरप जो है वो कॉमनली टैबलेट्स की कोटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कौन सा हीटिंग मेथड ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है? मॉइस्ट हीटिंग का जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है। इनमें से कौन सा मेथड है जो कोर्स पाउडर हमें देता है? कटर मिल मेथड, बॉल मिल या हैमर मिल? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास हैमर मिल। फिर कुछ टर्म्स है कोएलिसेंस का मकसद होता है कि जहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स मर्ज होके एक लार्ज पार्टिकल दें या बड़ा ड्रॉपलेट बनाए, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोएलिसेंस। ख़ास तौर पे जो है इमल्शंस या सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को ये रिड्यूस करता है प्रोसेस। केक फॉर्मेशन हमारे पास ज़्यादातर जो है सस्पेंशन और इनमें इमल्शन में ये भी हो रहा होता है। इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और कंप्रेस हो जाते हैं बिल्कुल बॉटम पे, जो भी कंटेनर होता है या जो भी बोतल वगैरह है सस्पेंशन की,
उसके बॉटम में जो है ये जमा होना शुरू हो जाए पार्टिकल्स और वहीं पे कंप्रेस हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं केक फॉर्मेशन। ज़्यादातर जो है सस्पेंशन के अंदर होता है और उसकी वजह से फिर वो उसकी यूनिफॉर्मिटी को ख़राब कर देता है, तो सस्पेंशन को हम इजीली रीडिस्पर्स नहीं कर पाते, सस्पेंशन उसकी मुश्किल हो जाती है। न्यूक्लिएशन का मकसद क्या है कि माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं, न्यू फेज़ एक मतलब बनना शुरू हो जाता है कहीं भी जो है लिक्विड के अंदर, और उसकी वजह से होगा क्या, न्यूक्लिएशन की वजह से अल्टीमेटली क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस पढ़ा हो आप लोगों ने, तो उसके अंदर ये न्यूक्लियस फॉर्मेशन होती है, तो यही है न्यूक्लिएशन हमारे पास के स्पॉन्टेनियसली जो है ना क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट करा देती है। एक्सपायरी या शेल्फ़ लाइफ का मकसद क्या है कि जिस टाइम के अंदर हमारी प्रिपरेशन स्टेबल रहे, अगर प्रिस्क्राइब जो भी या रिकमेंडेड कंडीशन जो है उनके अंदर उसको स्टोर किया जाए और वो स्टेबल रहे, उसे कहते हैं एक्सपायरी या शेल्फ़ लाइफ। एक्सपायरी के बाद कितनी जो है ना ड्रग की एफिकेसी रह जाती है, 80% हमारे पास एक्सपायरी के बाद भी ड्रग की एफिकेसी रह जाती है। इसके अलावा 20% ऑफ 45% कितना होगा, सिंपली 20% का मतलब ये है कि 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 45 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 9 आंसर वैसे ही आ जाएगा। या अगर आप फार्मूला के थ्रू भी करना चाहते हैं परसेंटेज वाला, तो 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो जवाब आ जाएगा आपके पास 9। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर क्या कहलाती है, ये हमारे पास जो भी वाटर वेपर्स एयर के अंदर मौजूद होते हैं उससे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। मिल्क किस चीज़ की एग्जांपल है, नेचुरल इमल्शन की एग्जांपल है हमारे पास मिल्क। ऑयल और वाटर दोनों इसमें जो है फेज़ होते हैं। ब्लड एग्जांपल किसकी, हमारे पास ब्लड जो है नेचुरल सस्पेंशन की हमारे पास एक एग्जांपल है। 15% ऑफ 45,000, फिर से सिंपली 45 को मल्टीप्लाई करें 15 से और डिवाइड कर दें 100 से, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 6,750। सोडा लाइम किस लिए यूज़ किया जाता है, एज अ बफरिंग एजेंट, बफर के तौर पे जो है यूज़ किया जा रहा होता है। बायोफार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड हमारे पास कुछ सवाल है। कैलकुलेशन हाफ़ लाइफ की है कि एक ड्रग है जो कि हमने 16 mg दी है और उसकी हाफ़ लाइफ 8 घंटे है, तो 3 हाफ़ लाइफ के बाद उसकी कितनी कंसनट्रेशन रह जाएगी। हाफ़ लाइफ का मकसद ये होता है कि हाफ़ ऑफ द ड्रग एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, तो पहली हाफ़ लाइफ में 16 mg से वो 8 mg पे आ जाएगी, फिर सेकंड हाफ़ लाइफ में वो 8 mg का हाफ़ होगा, क्योंकि हाफ़ ही ड्रग जो है ना एलिमिनेट होनी है, तो उसमें 4 पे आ जाएगी, और थर्ड हाफ़ लाइफ में 4 से वो 2 mg पर आ जाएगी, तो 3 हाफ़ लाइफ के बाद टोटल जो ड्रग रहेगी वो 2 mg रहेगी। डोज कैलकुलेशन की कुछ एग्जांपल्स या इस तरह की कैलकुलेशन आती हैं। चाइल्ड डोज जो कैलकुलेट करते हैं यंग्स रूल के थ्रू। यंग्स रूल का फार्मूला है हमारे पास एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज, ठीक है। फिर इसके अलावा फ्राइड रूल्स का फार्मूला है हमारे पास इन्फेंट डोज, इसका फार्मूला एज ऑफ इन्फेंट इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। क्लर्क रूल अगर हम देखें तो ये हमारे पास वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड्स डिवाइडेड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। डोज एंड वेट से रिलेटेड हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि ड्रग हमें देनी है पेशेंट को, डोज 0.25 mg पर kg IV, और पेशेंट का वेट है 180 पाउंड्स। इसके अलावा इस तरह से हमने ड्रग देनी है कि 1 ml के अंदर 0.1 mg होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये कि डोज कैलकुलेट करना है कितना बनेगा टोटल, और दूसरा ml कितने होंगे सॉल्यूशन के। तो पाउंड से पहले तो हम इसको जो है ना केजी में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए पाउंड्स को 2.2 से डिवाइड कर देना है। तो 180 पाउंड्स वेट है डिवाइडेड बाय 2.2, तो केजी में हमारे पास आ गया 81.8 kg। टोटल डोज के लिए फिर गिवन डोज को मल्टीप्लाई करेंगे जो है पेशेंट के वेट से, 0.25 mg पर kg देना है, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 81.8, टोटल हमारे पास डोज बन जाएगा 20.45 mg। फिर उसके अलावा टोटल ml कैलकुलेट करने के लिए जो है टोटल डोज़ को डिवाइड करेंगे हम रिक्वायर्ड डोज इन 1 ml। 1 ml के अंदर जो है हमारे पास 0.1 mg होना चाहिए, और टोटल डोज है हमारे पास 20.45 mg। तो 20.45 mg को हम डिवाइड कर देंगे 0.1 से, बन जाएगा हमारे पास 204.5 ml। तो टोटल डोज जो होगा ड्रग का वो 20.45 mg होगा, जबकि टोटल ml जो होंगे वो 204.5 ml ड्रग के होंगे।
डेफिनेशन बायोलेबिलिटी की डेफिनेशन, बायोलेबिलिटी हम कहते हैं एक्सटेंट एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितना जो है ना ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है और कितनी तेज़ी से हो रहा है। पहली चीज़ एक्सटेंट और फिर रेट, तो दो चीज़ें आ गई, एक्सटेंट और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जब भी ड्रग की देखें हम, जब भी वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर या सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। प्रोड्रग का मकसद ये होता है कि इनएक्टिव कंपाउंड जो कि पहले मेटाबोलाइज होगा या मेटाबॉलिक कन्वर्जन के थ्रू कन्वर्ट होगा एक्टिव ड्रग के अंदर, इसे हम कहते हैं प्रोड्रग। बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम कहते हैं केमिकल मॉडिफिकेशन ड्रग की। टिपिकली जो है लिवर एंजाइम करते हैं, और लिवर एंजाइम्स में बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म क्यों होती है, ताकि ड्रग जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाएं तो इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके। फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ सवाल है। पहला कि इपिकॉक किस लिए यूज़ किया जाता है, थेरापेटिक यूज़, एम्बेटिक पर्पस के लिए। उसके अलावा सिना लीव्स कौन से थेरापेटिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, सिना लीव्स जो है उनमें लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन किसे कहते हैं, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर जो है ना वीकेंड पैथोजन होता है, मतलब उसको वीक कर दिया जाता है, तो कहते हैं सिंपली कह लें कि उसके जो है ना हाथ पांव तोड़ दिए या उसको जो है ना ऐसा बना दिया कि अब वो डिज़ीज़ कॉज ना करा पाए या इम्यून रिएक्शन ना करा पाए। तो इस तरह जब पैथोजन दिया जाए उसे हम कहते हैं एटीन्यूएटेड वैक्सीन। इम्यूनिटी जब भी ट्रांसफ़र होती है मदर से चाइल्ड की तरफ, तो ये कौन सी टाइप है इम्यूनिटी की, ये हमारे पास है पैसिव इम्यूनिटी। इन ड्रग्स में से कौन सी ऐसी है जो कि नेचुरल फूड नहीं है, फेनेल, कोरिएंडर, ये सब हमारे पास जो है नेचुरल फूड है। कोलोन सिंथ जो है ये एज अ नेचुरल फूड यूज़ नहीं की जाती, ये जो है ड्रग है हमारे पास। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। उम्मीद करता हूँ बहुत से सवालात आपके क्लियर हुए होंगे, और फर्दर कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ है इन सवालों में से या PPHI के टेस्ट से रिलेटेड, तो आप लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमारे ऑफिशियल पेजेस पे या जो है हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। बेस्ट विशेस आप सबके लिए, कल टेस्ट है।